नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की दिल्ली में हुई अहम बैठक पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कांग्रेस को अहंकार, अव्यवस्था और सफलता का प्रतीक बताया है। और आशीष अग्रवाल ने कहा है कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने ही प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगर अपनी ही असफलता और अक्षमता की बात करते नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि यह कांग्रेस के अंदरूनी हालत की पोल खोलता है। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस अब कई गुटों में बटी हुई है और हर गुट नेतृत्व हासिल करने की कोशिश में जुटा है और यह स्थिति कांग्रेस की नेतृत्वहीनता और राजनीतिक विफलता को दर्शाती है। आशीष अग्रवाल ने आगे कहा है कि जब वरिष्ठ नेताओं को ही प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के लिए आगे आना पड़े तो इससे ज़्यादा नंदनीय और स्थिति कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नहीं हो सकती। वही यूजीसी को लेकर दिग्विजय सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए आशीष अग्रवाल ने कहा है कि दिग्विजय सिंह केवल खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए बयानबाजी करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि अपने पुत्र को स्थापित करने के उद्देश्य से वे मध्य प्रदेश की राजनीति में बयान दे रहे हैं। बीजेपी ने कहा है कि दिग्विजय सिंह के बयानों की अब कोई राजनीतिक प्रासंगिकता नहीं रह गई है। एक तरीके से ये कहना है कि यूजीसी ने जो गड़बड़ी की, पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो सजेशंस दिए थे उनको उस तरीके से नहीं उसमें लिया गया। देखिए, दिग्विजय सिंह जी सिर्फ अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए, अपने पुत्र मोह में अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश में बयानबाजी देते रहते हैं, जिसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। भैया, एक तो और विषय कांग्रेस उठा रही है कि मध्य प्रदेश 15 महीने की वो सरकार याद आनी चाहिए जब ओलावृष्टि में इनके मुख्यमंत्री कमलनाथ सिर्फ वल्लभ भवन में बैठे रहते थे, नीचे भी नहीं उतरते। ये मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व की अन्नदाता हितैषी सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही निर्देश दे दिया है, स्थानीय प्रशासन को सर्वे करने के आदेश दिए हैं और एक एक अन्नदाता जिसकी वृष्टि से नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी। स्कूलों का पढ़ाई और स्किल डेवलपमेंट प्रभावित हो रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस जब जब सरकार में रहती है तो सबसे पहले अगर वो निशाना बनाती है तो हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को, हमारे शिक्षकों को, हमारे कर्मियों को, और जब विपक्ष में पहुंच जाती है तो नौटंकी करती है। ये मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार है जहां पर सबका हित है। यहाँ पर जैसे भी सुझाव आते हैं उसको लागू करने के लिए प्रयास किया जाता है। तो कांग्रेस अपनी चिंता करे, उन राज्यों की चिंता करे जहां पर इंडी गठबंधन की सरकार है। मध्य प्रदेश में जनहितैषी सरकार है जो सबके हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। सचिन यादव और पीसी मॉडल पेश करी कि वहीं पर स्कूली शिक्षा, महाविद्यालयीन शिक्षा और रोजगार पर शिक्षा भी मिलेगी। देखिए, सरकार सदैव हमारे नौनिहालों को, हमारे युवाओं को एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था देने के लिए प्रतिबद्ध है। यहाँ की एनईपी में भी मध्य प्रदेश सबसे अग्रणी रहा है। ऐसे में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व की सरकार निरंतर स्कूली शिक्षा और हमारे कॉलेजों के उन्नयन के लिए लगी हुई है। संदीपनी विद्यालय और महाविद्यालय उसका एक प्रयास है और ये हमारी सरकार का जो प्रयास है वो निरंतरता की ओर जाता रहेगा। धन्यवाद सर। भाई चालू करते हैं। सर, दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई और अनुशासनहीनता की खबरें वहां से सामने आई। आपने इसको ट्वीट किया है इसको। देखिए, बहुत दयनीय है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अब अव्यवस्था, अहंकार और असफलता का प्रतीक बनती जा रही है। जब मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी को, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने जीतू पटवारी जी की असफलता और अक्षमता की बात करनी पड़े कि वो पार्टी में ही दो गुट और कई गुट करना चाहते हैं, तो इससे बड़ी नेतृत्वहीनता और असफलता की मिसाल और क्या हो सकती है। जब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ही प्रदेश अध्यक्ष के लिए कमान खोलनी पड़े तो इससे ज्यादा दयनीय स्थिति कार्यकर्ता की कुछ नहीं हो सकती। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस ना कार्यकर्ताओं की ना जनता की, सिर्फ इन चुने गिने नेताओं की आपस की सुरफटव्वल की कहानी बनती जा रही है
और बाकी सब तो दोयम दर्जे पर पहुंच चुका है। भैया दिल्ली मध्य प्रदेश में गणतंत्र दिवस समारोह का आज औपचारिक समापन बीटिंग द रिट्रीट समारोह का साथ हुआ। यह आयोजन राजधानी दिल्ली के साथ साथ प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी भव्य रूप में संपन्न हुआ। भोपाल के जहांगीराबाद स्थित लाल परेड मैदान में आयोजित इस समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन शाम 7:30 बजे किया गया और बीटिंग द स्ट्रीट रिट्रीट समारोह में पुलिस बैंड द्वारा संगीतमय कंसर्ट, पुलिस ब्रास बैंड और आर्मी बैंड द्वारा आकर्षक डिस्प्ले प्रस्तुत की गई। वही पाइप बैंड में मनोहारी और देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और पुलिस ब्रास बैंड द्वारा क्लासिकल धुनों के साथ साथ नई और पुरानी हिंदी फिल्मों के लोकप्रिय गीतों की संगीतमय प्रस्तुति दी गई। पुलिस बैंड और आर्मी बैंड के मार्च पास्ट करते हुए बैंड वार और सामूहिक प्रस्तुतियां भी दी और कार्यक्रम के समापन अवसर पर गार्ड द्वारा ध्वज अवरोहण की कार्यवाही की गई, जो इस बार विशेष रूप से महिला पुलिस की टुकड़ी द्वारा संपन्न की गई। समारोह के दौरान LMG फायर, रैंगिंग, लाइटिंग और आतिशबाजी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही और बीटिंग द रिट्रीट एक प्राचीन सैन्य परंपरा है जो उन दिनों में प्रचलित है जब युद्ध के दौरान सूर्यास्त के समय बिगुल बजते ही सैनिक युद्ध बंद कर अपने हथियार समेटकर लौट जाते थे।
बुरहानपुर जिले से वन्य जीव सुरक्षा को लेकर एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है। यह इंदिरा कॉलोनी पटोरा मार्ग स्थित केले के खेत में एक नर चीतल का संदिग्ध शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों द्वारा सूचना दे जाने के बाद वन विभाग हरकत में आया। मौके पर डिप्टी रेंजर योगेश शवकारे पहुंचे और स्थिति का निरीक्षण किया। प्रारंभिक कार्रवाई के बाद मृत नर चीतल के शव को पोस्टमार्टम के लिए रेणुका डिपो भेजा गया है। वन विभाग के अनुसार मृत चीतल की उम्र करीब 4 वर्ष बिताई जा रही है और फिलहाल उसकी मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो सका और मामला पूरी तरह संदिग्ध बना हुआ है। वन विभाग का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चीतल की मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। रिपोर्ट के बाद नियमानुसार चीतल का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस घटना के एक बार फिर जिले में वन्य जीवों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल वन विभाग पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। घटनाक्रम घटा यहाँ पर आज यहाँ से पातोटा सरपंच का सूचना मिली कि यहाँ पे कुछ खेत में कुछ हिरन वगैरह मरा पड़ा है। हम लोग तत्काल मौके पर पहुँचे तो पाया कि मतलब अभी 10-1 मिनट पहले उसकी जान गई है। ये स्पॉटेड डियर है, चीतल, नर चीतल है। तो अभी इसको ले जा रहे पोस्टमार्टम वगैरह में पता चलेगा क्या है। कितनी उम्र रही होगी? इसकी उम्र लगभग 4 या 5 साल, 4 से 5 साल। क्या कारण मरने का क्या कारण रहा? अब कारण तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता हो पाएगा। अच्छा, कुछ शिकार विकार का अंदेशा? शिकार वगैरह का तो प्रथम दृष्टया कुछ नहीं लग रहा है क्योंकि उस पर कुछ निशान वगैरह ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। क्या नाम आपका? मैं योगेश साहूकार है, डिप्टी रेंजर। यूनियन बजट 2026 को लेकर रियल एस्टेट सेक्टर से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। जी स्क्वायर हाउसिंग के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर वाला राम जयम ने बजट में सरकार के कदमों का स्वागत किया है। बाला राम जयम ने कहा है कि पिछले बजट ने रियल एस्टेट सेक्टर को गति देने के में अहम भूमिका निभाई थी और ख़ास तौर पर कैपिटल गेन्स टैक्स में की गई और कटौती से सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ी है और चेक आधारित लेन देन को बढ़ावा मिला है, जिससे पूरी इंडस्ट्री को फायदा हुआ है। I want to thanks for last budget which amended as a capital from 25% to 12.5%. Because of that, past 1 year, not only my company, every real estate is growing because everyone is ready to take by the check, landlords. Where from check to cash problem all there in before last election, last amendment of the budget, last budget, they bring down capital gain from 25% to 12.5%. Everyone accepted by the check because somebody is selling the land. They want to get white money. They have to pay 35% tax. If they want to do business, they have to pay 35% tax. Then only they will get the white money. Here, if they are selling after 2 years any land investments, they are getting 12.5% paying a capital gain and 100% white. So people are ready to invest in plots now. in India, highest revenue for the bankers and for the government also is the highest revenue, and employment also is giving by only sector is real estate and infrastructure. No one calculated as a sector, as a good sector, as a real estate. People done so many mistakes of multi-story builders and other all got good, bad name. So many developer borrowed left and right, they are not repaid. That is also got bad name in past. Now after RERA and all the regularization is came, now past 4-5 years, all completely regularized. No one will get the bank for buying a land debt. But whoever is doing other businesses, they may go down or up
so many NPAs happening in the other sectors, where real estate sector never get NPAs because they are making homes for a end users. So for a home, one life is a one home. If I am buying a home with a loan, till my life end, I never get default because I have to live in the home. So first my priority, once salary comes, I have to pay EMI, then only I will pay the milk because my home. So that's why whoever is lended for a home buyers, bankers are rich, NBFCs are rich, and government also be making good money. Vacant land once becoming a home, property tax value is going high. Then they are paying for a stamp duty. Then they are paying for a interest. From the interest also they are paying to the banker for the revenue. So here, once land cannot manufacture, but government has to take care of this sector also. As a GST they reduced everywhere, but for a real estate, only for cement they reduced. From apartment, people are now moving to plots because they are ready to afford the plot and buy inside city or annexed the city. If they are getting plot, they are ready to move. But for the plot developer, no consideration from the GST department. So they are already, say they have to pay stamp duty, then they have to build, every material they have to pay 18% GST, then property tax also. Then once vacant land, suppose per acre 200 rupees is the property tax for government. Once that's becoming a plot, that is a property tax. After the property tax, before that they are paying stamp duty, they are paying interest, and they are building for that, all the building material they are paying 18% GST. Then they have to pay the property tax. So all our income from this area only. So creating employment, only real estate is number one today. In India, highest employment is created by real estate department, where we need some support from the government. Really, we have to thank what they done last year budget. We are expecting more than that. So because of that, see, I can say just my friend told now. There was a national real estate policy last year. It has been done like that. फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों को देखते रहिए होम टीवी भारत।